इस मूवी की शुरुआत में एक पुलिस वाला को दिखाया जाता है जो अपने लिए एक सुसाइड नोट लिख रहा है और कुछ ही दिनों बाद वो पंखे से लटक कर फांसी लगा लेता है। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और दिखाया जाता है एक पब्लिक पैसेंजर बस सीधा पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाता है। और जब पुलिस वाला उस बस वाले कंडक्टर से पूछते हैं कि क्या हुआ, तो बस वाले कंडक्टर बताता है कि दो महिलाएं ने इस बुढ़िया की चेन चुरा लिया है। फिर पुलिस वालों ने उन दो महिलाओं से पूछते हो कि तुम दोनों में से चोर कौन हो, लेकिन और दो महिलाओं ने अपने आप को चोर नहीं मानती है। पुलिस बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उन दोनों महिला नहीं बताती है। इतना में ऑफिसर हरिशंकर स्टेशन में आ जाता है और पूछता है तुम दोनों में से चेन किसने चुराई है। फिर भी वो दोनों महिला नहीं बताते हैं। हरिशंकर गुस्सा आ जाता है और एक महिला को जोर से लात मारता है। लात मारता देखते दूसरा महिला अपने आप खुद बताती है कि मैंने चेन चुराई है। उसके बाद हरिशंकर स्टेशन के सही पुलिस वालों को डरता है कि तुम लोग एक मामूली से चेन चोर को देख के नहीं बता सकते, तुम लोग वर्दी उतार दो या छुट्टी ले लो, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। फिर इतना में ही और एक केस आ जाता है, वो भी चेन को लेकर। ये लड़की बोलती मैं श्रीराम फाइनेंस में काम करती हूँ। आज सुबह उन्होंने चेन लेकर आए लेकिन वो नकली चेन था। बस कंडक्टर चंदू बाबू बोलता है चेन नकली हो ही नहीं सकता सर, मेरे वाइफ के ऑपरेशन के लिए ये चेन गिरवी रखी थी, इन्होंने मेरा असली चेन छुपा लिया, नकली चेन दिखाकर बोलती है चेन नकली है। फिर इस बात का सच पता करने के लिए ऑफिसर हरिशंकर और बस कंडक्टर चंदू बाबू अस्पताल उनके वाइफ के पास आते हैं। यहाँ पे चंदू बाबू की बेटी से हरिशंकर पूछती है कि तुम्हारे पिता ये चेन दिए थे क्या तुम्हें। उनकी बेटी बोलती है जी हाँ सर, मेरे पिता ने मुझे जन्मदिन पर ये चेन दिए थे। उसके बाद हरिशंकर उस लड़की को अकेला में पूछती है बिना देखे ये चेन पहचान ली तुमने, मतलब कि झूठ बोला तुमने, तुम सच बोलो वरना मुझे तुम्हारे पिता के खिलाफ एक्शन करना पड़ेगा। वो लड़की बोलती है सर मैंने ये चेन खो दी थी, मेरे पिता के डर से मैंने नकली चेन बनवा ली थी। हरिशंकर बोलता है दोबारा कभी झूठ मत बोलना, तुम्हारे पिता वो चेन असली समझकर गिरवी रखने गए थे, सच सामने आता तो वो चोर साबित हो जाते, लेकिन तुमने ये जानकर भी उन्हें नहीं रोका, मतलब तुमने चेन नहीं खोई है। उसके बाद हरिशंकर चंदू बाबू को बोलता है कल अपनी बेटी को थाना लेकर आइएगा। लेकिन दूसरा दिन चंदू बाबू पुलिस स्टेशन अकेला आता है। हरिशंकर चंदू बाबू को बताता है वो चेन आपकी बेटी ने ही बदली थी, तुम्हारे हालात देखकर मैंने तुम पर तरस खाई, कल उसे लेके आना अपनी बेटी को। चंदू बाबू बोलता है मेरी बेटी कभी ऐसा नहीं कर सकती सर, मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। हरिशंकर चंदू बाबू को बोलता है देखो तुम्हारी बेटी किसी का प्यार में पड़ी हुई है और उसने इसका फायदा उठा लिया है। उसके बाद हरिशंकर को उनके सीनियर ऑफिसर साहुल हरिशंकर को अपने ऑफिस में आने को कहता है। साहुल हरिशंकर को कहता है तुम अभी ये केस हैंडल नहीं करोगे, तुम हैदराबाद जाके ट्रेनिंग करोगे। फिर हरिशंकर ऑफिस जैसे ही बाहर आता है उसे एंथनी दिख जाता है और वापस आके गुस्सा में अपने सीनियर साहुल को बोलता है तुम जो भी कर लो मैं इस केस से हटने वाला नहीं हूँ, तुम चाहे कुछ भी कर लो मैं इस केस को सॉल्व करके ही रहूँगा। उसके बाद हरिशंकर घर जाके उनकी पत्नी गीता को बताता है कि आज एक केस आया था और साहुल चाहता है कि मैं इस केस को ना लूं। फिर हरिशंकर का फोन आता है और वो चंदू बाबू के घर जाता है। वहाँ पे वो देखता है पूरा भीड़ लगी हुई है। वो अंदर जाकर देखता है चंदू बाबू की बेटी फांसी लगाकर मर चुकी है और चंदू बाबू कहता है तुम्हारे वजह से मेरी बेटी मर गई है। फिर घर आकर हरिशंकर अपने वाइफ से पूछता है हमारी बड़ी बेटी नीला कहाँ है। गीता बताती है वो सो गई है। हरिशंकर पूरा घर में छान मारता है लेकिन कहीं उसे दिखाई नहीं देती है। गीता कहती है आज तुम्हारी वजह से मेरी बड़ी बेटी नीला जिंदा नहीं है। उसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पुलिस एक श्याम नाम के लड़के को पकड़ के लाती है थाना में, जिसे इंस्पेक्टर थॉमस की बेटी को अपने प्यार में फंसाकर उसका इंटीमेट का वीडियो बना लेती है और उसे ब्लैकमेल करता था। श्याम नाम के इस लड़के के लैपटॉप में बहुत सारा ऐसे वीडियो बनाया हुआ था, रिकॉर्ड किया हुआ था, न्यूड फोटो, अडल्ट वीडियो, लोगों का रिकॉर्ड किया हुआ था। तभी हरिशंकर उस लैपटॉप में उसकी बेटी नीला का भी वीडियो मिल जाता है। हरिशंकर ये वीडियो देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो आग बबूल हो जाता है और जान से उस लड़के को मार देता है। फिर हरिशंकर घर आता है और जोर जोर से नीला नीला करके चिल्लाता है। नीला इसके बारे में अपनी माँ को सब कुछ बता रही होती है कि कैसे उस लड़के ने उसको अपना प्यार में फंसाया और बाद में उसकी वीडियो बनाया और ब्लैकमेल किया। इतना में हरिशंकर सीढ़ियों से ऊपर आ रहा होता है लेकिन गीता डर से बाहर आकर अपने बेटे के कमरे को लॉक कर देता है। यहाँ पर गीता अपना पूरा जोर लगाकर हरिशंकर को रोकने की कोशिश करती है। हरिशंकर गीता को बोलती है तुमने वो वीडियो नहीं देखा है ना, मैंने देखा वो वीडियो। हरिशंकर लात मारकर दरवाजा तोड़ देता है और अंदर आकर देखता है उसका बेटी नीला फांसी लगाकर मर चुकी है। और ये देखकर हरिशंकर धड़म से जमीन के ऊपर गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है क्योंकि उनकी बेटी फांसी लगाकर सुसाइड कर ली होती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। चंदू बाबू मीडिया को बताता है कि उसकी बेटी इंस्पेक्टर हरिशंकर की वजह से सुसाइड कर ली है। फिर अगला सीन में इंस्पेक्टर थॉमस जेल से छूटने के बाद हरिशंकर उससे मिलने जाता है और पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया, श्याम का मौत का इंजाम अपने सर में तुमने क्यों लिया। थॉमस बोलता है वैसे मेरे पास खोने के लिए कुछ बचाया ही नहीं था, वैसे भी उस दिन तुम नहीं मारते तो मैं उसे मार डालता। उसके बाद उस दिन की रात को इंस्पेक्टर थॉमस के घर कुछ लड़का और लड़की आते हैं और ये सब बताते हैं कि वे सब उनकी बेटी के दोस्त है। वे सब बोलते हैं हमें अफसोस है कि उनके अंतिम संस्कार में हम नहीं आ पाए। लेकिन इंस्पेक्टर थॉमस इन लोगों पे शक हो जाता है तो इंस्पेक्टर थॉमस उसकी बेटी का कॉलेज वाला ग्रुप फोटो निकलता है और इन लोगों को दिखाने के बाद पूछता है इनमें से मेरा बेटी कौन है। इस बात को जब उन लोग नहीं दे पाते हैं तो वो लोग अपना असली रंग दिखाने शुरू कर देता है। दरअसल यही लोग उसकी बेटी का कातिल है।
जो श्याम नाम का लड़का हरिशंकर ने मार डाला था वो लड़का इन लोगों का ग्रुप का साथी था, लेकिन इन लोगों को नहीं पता कि श्याम को थॉमस ने नहीं बल्कि हरिशंकर ने मारा है। यहाँ पे इन लोग थॉमस और उनकी पत्नी को जान से मार डालता है। मरते वक्त थॉमस की पत्नी बताती है कि तुम्हारे दोस्त श्याम को मेरे पति थॉमस ने नहीं बल्कि हरिशंकर ने मारा था। फिर इन लोगों को पता चलता है कि श्याम को हरिशंकर ने मारा है, तो इन लोगों ने थॉमस की फ़ोन को अनलॉक करके हरिशंकर का फोटो देख लेता है। अगले दिन हरिशंकर थॉमस का क्राइम सीन देखने जाता है और कुछ इंपॉर्टेंट चीज नोटिस कर लेता है और उनके सीनियर सोल को बताता है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। फिर हरिशंकर जोशी की बेटी से मिलने जाता है, वो चेन दिखाता है और बताता है कि इसके जैसे 2 चेन और थी और उनके साथ क्या हुआ मैं जानता हूँ, इसीलिए तुम जो भी जानते हो सच सच बता दो। जोशी की बेटी बोलती है कि इसने मेरा ड्रग्स देकर फायदा उठाया और मेरा वीडियो भी बनाया और मुझे बाद में ब्लैकमेल किया। हरिशंकर लड़की की फोटो दिखाता है, ये वो लड़का नहीं है, वो 3 लोग थे। फिर हरिशंकर मॉल में काम करने वाली लड़की हसीना से मिलने जाता है और चेन के बारे में पूछने लगता है। हसीना हरिशंकर को बताती है वो गोवा जाने से पहले उसे मॉल के ट्रायल रूम में मिली थी। फिर हरिशंकर मॉल जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। सीसीटीवी फुटेज देखकर हसीना कहती है मॉल के मैनेजर से जो लड़की बात कर रही थी इसी की वो चेन है। हरिशंकर मॉल के मैनेजर से उस लड़की के बारे में पूछता है। मैनेजर उसे बताता है जब मैं बेंगलोर में काम करता था तब मैंने इस लड़की के साथ कोई बार पब में पार्टी की है, लेकिन यहाँ मिले तो मुझे पहचानने से मना कर दिया। उसके बाद मॉल से निकलकर हरिशंकर का वो लोग उसका पीछा करते हैं। क्रिस्टिक अपने दोस्त को बताता है कि हरिशंकर ने एना को पहचान लिया है, अब हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। दूसरे दिन हरिशंकर अपने सीनियर सोल को बताता है कि थॉमस और उनकी पत्नी को मारने वाले श्याम के दोस्त हो सकते हैं। जिन जिन लड़कियों का श्याम ने फायदा उठाया था उसका फायदा श्याम ने नहीं बल्कि उनमें इंस्पेक्टर जोसेफ की बेटी ने बताया। ये तीनों लोग मिलकर उसका फायदा उठाया था बल्कि श्याम ने नहीं किया था। और मॉल पर काम करने वाली हसीना ने बताया था जो चेन उसे मिली थी वो बेंगलोर में रहने वाली लड़की की है। इसके बाद साहुल ने हरिशंकर को बेंगलोर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेज देता है। फिर वहाँ के पुलिस वालों से मिलता है और एक दिन पता चलता है कि वो लड़की पब में पार्टी कर रही है। हरिशंकर एना की गाड़ी में ट्रैकर लगा देती है और पब के अंदर चला जाता है और एना को खोजने लगता है। एना ड्रेस करने के बाद वो बाथरूम में जाती है और एना का पीछा एक लेडी कांस्टेबल करती है। यहाँ पे एना को शक हो जाता है। एना उस लेडी कांस्टेबल को धक्का मारकर बाथरूम से बाहर निकलकर पब से बाहर निकल जाती है और गाड़ी स्टार्ट के भाग जाती है। इतना में एना को हरिशंकर देख लेता है और एना का गाड़ी का पीछा करता है। हरिशंकर पीछा करते करते अचानक एना का गाड़ी को एक ट्रक ने उसे टक्कर मार देती है जिससे एना की डेथ हो जाती है वहीं पे। फिर अस्पताल में देखा जाता है जहाँ पर एना की डेड बॉडी मोर्चरी में रखा गया है। हरिशंकर लेडी डॉक्टर को बताता है कि ये लड़की मर्डर सस्पेक्ट है और इसका आगे पीछे कोई नहीं है, इसीलिए कोई आए तो मुझे फोन कर देना। जैसे हरिशंकर अस्पताल से बाहर निकलता है गाड़ी में बैठ जाता है। उसके बाद इतना में ही एना का दोस्त उसका बॉडी देखने आ जाते हैं मोर्चरी के अंदर। लेडी डॉक्टर पूछता है कौन तुम लोग? हाय हेलो, मैं तुम लोगों से बात कर रही हूँ। और बात न सुनने पर लेडी डॉक्टर हरिशंकर को फ़ोन कर देता है। इतना में दौड़कर हरिशंकर रूम के अंदर आ जाता है और एना के सभी दोस्त वहाँ पे मौजूद होते हैं। फिर क्या काफ़ी ज़बरदस्त फाइट होती है। हरिशंकर सबको भयंकर टाइप की मारता है। फिर लास्ट में एना के दोस्त वहाँ से भागने के लिए लेडी डॉक्टर के जरिए गले में चक्कू रखकर भागता है। बाद में हरिशंकर को घाव पर पट्टी वगैरह लगाया जाता है। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि एना के सभी दोस्त भाग के कब्रिस्तान में गए हुए होते हैं। वहाँ उन सभी के बीच आपस में बहस होती है क्योंकि वो बोलते हैं क्यों हमने हरिशंकर को जिंदा छोड़ दिया, उसे मार जाना चाहिए था। अगले दिन लेडी डॉक्टर हरिशंकर को बताता है कि मैं उस लड़की को जानती हूँ, वो दूसरे लड़की के साथ ड्रग्स के लत छुड़ाने यहाँ पर आई थी और उन्हें छोटे बच्चों को ड्रग्स देने के जुर्म में अरेस्ट किया गया था। और थोड़ी देर बाद परवीन से हरिशंकर को पता चलता है कि इस लड़की का नाम एना है, इसे दोस्त के साथ ड्रग्स के मामले में अरेस्ट किया गया था। इंस्पेक्टर जोसेफ ने इसे अरेस्ट किया था। बस कंडक्टर चंदू बाबू ने इंस्पेक्टर जोसेफ को कॉल किया था। इंस्पेक्टर जोसेफ चंदू बाबू के पास ही इन तीनों को अरेस्ट करता है और पुलिस की गाड़ी में बैठाता है। वह उन तीनों बोलता है सर आप जितना चाहिए उतना पैसा ले लेना पर प्लीज़ केस मत बनाना। फिर इंस्पेक्टर जोसेफ बोलता है पैसा तो मैं ले ही लूँगा, फिर मुझे कुछ और चाहिए। दरअसल इंस्पेक्टर जोसेफ एना को गंद नजर से देख रहा होता है। इंस्पेक्टर जोसेफ श्याम को गाड़ी में उनके हाथ बांधकर एना और उनके साथी लड़कियों को पेड़ में बांधकर उसके साथ जबरदस्ती सेक्स करता है। हरिशंकर अपने सीनियर को बताता है कि उस घटना के बाद उन्होंने बदला लेना शुरू किया। इंस्पेक्टर जोसेफ की बेटी का वीडियो बनाया और उसे ब्लैकमेल किया और इसके कारण इंस्पेक्टर जोसेफ सुसाइड कर लिया। तभी ऑफिस में चंदू बाबू आ जाता है। चंदू बाबू को फोटो दिखाया जाता है और उनको पूछता है कि इनमें से किसी को तुम पहचानते हो? चांद बाबू बताता है उस रात के बस में ये तीनों लोग सवार थे और ड्रग्स का नशा करके पैसेंजर के साथ झगड़ा कर रहे थे। तभी मैं वहाँ झगड़ा को रोकने के लिए गया और ड्रग्स का बैग मांगने लगा तो उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह से पीटा। मैंने पुलिस को फ़ोन लगाया और इंस्पेक्टर जोसेफ इन तीनों को ले गए। सीनियर पुलिस ऑफिसर चंदू बाबू को बताता है कि तुम्हारे बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ वो इन तीनों ने ही किया है। फिर चंदू बाबू कहता है ये झगड़ा तो 3 साल पहले हुआ था, मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं है। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हरिशंकर और उनके दोस्त साहुल जो डीएसपी है, साहुल हरिशंकर की वाइफ गीता से पूछती है कि क्या तुमने इन तीनों को कहीं देखा है?
गीता बताती जब मैं उस रात नीला के साथ बस में जा रही थी, बसों में सवार थी, तो ये लोग बस में किस कर रहे थे और बस में ही ड्रग्स ले रहे थे। जब मैंने उन सभी को मना किया तो वो लोग मुझे मारने लगे और मैंने बस कंडक्टर को बुलाया और कंडक्टर को भी इन लोगों ने मारा। फिर कंडक्टर ने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस आकर इन तीनों को ले गए। ये बात बताने के बाद गीता पूछती है कि क्यों, क्या हुआ क्या? साहुल बोलता है कुछ नहीं से बस। फिर बाद में हरिशंकर साहुल को बोलता है कि गीता को सच्चाई मन बताना, नहीं तो जिंदगी भर गिल्टी अपने आप को मानेगी और सह नहीं पाएगी वो। तभी परवीन हरिशंकर को कॉल करके बताता है एना का कॉल डिटेल से लास्ट नंबर की लोकेशन चांद बाबू के घर के आसपास दिखा रहा है। हरिशंकर परवीन को चांद बाबू के घर पहुंचने के लिए बोलता है, लेकिन वहाँ घरों में चांद बाबू नहीं होता, उनकी पत्नी होती है। वो बताती है कि चांद बाबू तो ड्यूटी पर चल गए। तभी हम देखते हैं चांद बाबू बस स्टैंड में है और उनका पीछे चुपके से हरिशंकर कर रहा होता है ताकि चांद बाबू को कुछ हो ना जाए। तभी हम देखते हैं चांद बाबू के दोस्त लोगों ने चाकू मारकर वहाँ से भाग गए होते हैं। फिर वहाँ पे आके हरिशंकर उसे अस्पताल ले जाने को कहता है। यहाँ चंदू बाबू को समझ में आ जाता है कि हरिशंकर सच बोल रहा था। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है गीता अपने पापा के घर गए होते हैं और उनके पापा जी एक्स आर्मी होते हैं। तभी वहाँ पे वो लोग आ जाते हैं और वहाँ पे गीता उनके बेटे और उनके पापा को मारने लगते हैं। उसके बाद गीता को बोलता है तेरा हस्बैंड को वीडियो कॉल करके बुलाओ यहाँ पे, और वो अकेला आए। उसके बाद हरिशंकर साहुल को फ़ोन करके बताता है कि सीनियर को बोल दो मैं इस नौकरी के लायक नहीं हूँ। यहाँ पे इन लोग गीता उनके बेटे और उनके पापा को इन लोगों पर टॉर्चर कर रहा होता है। इन लोगों में से एक लड़का जैसे सिगरेट पीने लगता है तभी गीता के पापा उस पर शराब फेंक देता है, जिससे उसके मुंह में आग लग जाती है और वो मौके देखकर अपनी गन निकालकर उन तीनों के ऊपर तान देता है और शूट करने लगता है। गीता और उनकी बेटी को वहाँ से जाने को कहता है और गीता और उनकी बेटी गाड़ी पकड़ के वहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी एक लड़का अचानक दौड़कर गीता के पापा के ऊपर चाकू सीने में उतार देता है। उसके बाद गीता के पापा जी का मौत हो जाता है। फिर उन लोग गाड़ी पकड़कर गीता और उनकी बेटी का पीछा करने लगते हैं और पीछा करते करते गीता और उनकी बेटी को पकड़ भी लेते हैं। गीता को गाड़ी के अंदर से घसीट कर बाहर निकल कर चाकू मार देते हैं और वो लोग कहते हैं हम तुम्हें एक बार में पूरा तरह से नहीं मारेंगे, हम तुम्हें धीरे धीरे से मारेंगे जब तक तुम्हारा पति यहाँ पे नहीं आ जाता। फिर इन लोग गाड़ी में जाकर देखते हैं कि उनका बेटी गीता का बेटी यहाँ पे नहीं है, वो भाग गई होती है। गीता की बेटी जंगल की ओर अकेला भाग रही होती और इन लोग इनका पीछा कर रहे होते ताकि उसको मार दें। तभी छोटी सी छुटा हुआ घर में गीता की बेटी छुप जाती है, लेकिन वहाँ पर भी इन लोगों से ढूंढ ही लेते हैं। फिर इतना में ही हरिशंकर वहाँ पर आ जाता है और इन सभी को भारी भयंकर तरफ से मारता है। हरिशंकर इन अकेला इन सभी को मारता है पूरा भयंकर टाइप से। हरिशंकर इन लोगों को मार मार कर जान लेने ही वाला होता है, पर इतना में ही वहाँ पे पुलिस आ जाते हैं और हरिशंकर को रोक देते हैं और इन लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं। और हरिशंकर साहुल से पूछता है मेरा गीता कहाँ है? साहुल बताता है वो सेफ है, वो अस्पताल में है। और इस तरह से हरिशंकर अपनी बेटी और उनकी वाइफ की जान बचाई। और फिर हम कुछ महीने बाद देखते हैं हरिशंकर और गीता अपनी बेटी का बर्थडे मना रहे होते हैं और वहाँ पे आके साहुल हरिशंकर को अकेला में आके न्यूज दिखाता है। वहाँ न्यूज में दिखाया जाता है कि वो उन सभी लोग जिन्होंने हरिशंकर उनके परिवार को मारने वाले थे, उन सभी लोग अब जेल से रिहा हो चुके हैं। लेकिन वे सब बाहर आने के बाद किसी ने जहर देकर उन सभी को मार दिया। ये सब न्यूज में दिखा रहा होता है। दरअसल साहुल हरिशंकर को इसीलिए दिखा रहा होता है न्यूज, क्योंकि साहुल को शक है हरिशंकर ने ही उन लोगों को मारा है। और लास्ट में हमें दिखाया जाता है हरिशंकर उन सबको ड्रग्स में जहर मिला के तड़पा तड़पा कर मारते हैं। और इस फिल्म की कहानी यहीं पे खत्म होती है दोस्तों अगर आपको और भी ऐसे मूवी एक्सप्लेनेशन क्राइम स्टोरी वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में यस जरूर लिखना। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।